अगर आप यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं जो कि 27 जुलाई को होने वाली है, तो आपके लिए प्रोग्राम बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वर्तमान में? वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ की परीक्षा में जिस-जिस खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप तेज़ी से रिवाइज़ कर लें। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसका नाम है टारगेट आरओ एआरओ रिविज़न सीरीज़। इस सीरीज में हम अलग-अलग खंड जो कि यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे ताकि आपके अलग-अलग खंड तेजी से रिवाइज हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम पर्यावरण से संबंधित खंड पर बात करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी है वो किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? आप जानते हैं कि जीव और वातावरण के बीच का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के भीतर किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है और इसी सक्रिय संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। जीव किस प्रकार से अलग-अलग पर्यावरण के जो कारक होते हैं उसके पास उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और ये जो सामूहिक क्रिया प्रतिक्रिया है इसका अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता। तो आपको बताना है कि जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो आपने देखा होगा जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करने का काम उत्पादक करते हैं, क्योंकि वो जैविक प्रक्रियाओं और अजैविक को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, चलिए समझते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ये आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और जिस भोजन को अलग-अलग प्रकार के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता उसी भोजन पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे हिरण जैसी प्रजाति जो है। ये जो है उत्पादक ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए यानी इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, वहीं मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर क्या करते हैं, एक तरफ तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं जिसमें मृदा से खनिज और पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर क्या करते हैं, स्वयं भी उपभोक्ताओं, जिस उपभोक्ताओं में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव शामिल होते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में भी विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से ये बिचौलिए के रूप में स्थापित हो जाते हैं जो उत्पादक हैं, क्योंकि ये न केवल भोजन का निर्माण करते हैं बल्कि खुद भोजन के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं और इसमें अलग-अलग प्रकार के जैविक और अजैविक संगठकों का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और दूसरा आपके सामने कथन है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। उपर्युक्त में से सही कथन है या है? आपको बताना है कि कौन से सही कथन है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये कहा गया है। और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। और इसमें उत्तर क्या होगा आपका? यहाँ पर जो दोनों कथन है वो सही दिए हैं और किस प्रकार से सही है, चलिए इसको समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अभी हमने देखा कि जैविक और अजैविक संगठक किस प्रकार से काम करते हैं। उत्पादक जो है वो इन दोनों के बीच एक बिचौलिए का काम करते हैं। तो जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी जो खुद का पोषण स्वयं करते हो, और परपोषी जो दूसरे के पोषण पर आधारित हो, दूसरे से पोषक तत्व प्राप्त करते हो, उसी से इनका जीवन चलता है, उनको परपोषी संगठक कहते हैं। जब हम स्वपोषी संगठकों की बात करते हैं
यानी ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये वे कंपोनेंट होते हैं, वे संगठक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अभी हमने समझ लिया, सूर्य के प्रकाश की रोशनी, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और अन्य रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित किया जाता है स्वपोषी संगठकों के द्वारा। ये प्राथमिक पोषक यानी उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक पोषक कहलाते हैं, उत्पादक इनको कहा जाता है तथा इनके स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। इनके स्तर पर जो उत्पादन होता है उसको प्राथमिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो परपोषी संगठक होते हैं उसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। परपोषी संगठक के बीच कौन आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो परपोषी जंतु होते हैं और इनका पोषण किस पर आधारित होता है? प्राथमिक उत्पादक पर यानी पौधों पर निर्भर होता है और पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ये ग्रहण करते हैं। जब हम द्वितीयक उत्पादकता की बात करते हैं तो इसके रूप में जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो परपोषी जंतुओं को आहार उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये आपने ठीक से समझ लिया होगा। परपोषी इस प्रकार से भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से चलती रहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनके निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता के संदर्भ में आपको क्रम का निर्धारण करना है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। उत्पादकता के क्रम में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले मैंग्रोव आएंगे, फिर घास स्थल आएंगे, फिर झील आएंगे, फिर महासागर आएंगे, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यही इनका क्रम है। सबसे ज्यादा अगर उत्पादकता के रूप में देखेंगे तो मैंग्रोव आएंगे, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर सबसे कम उत्पादकता के स्तर पर महासागर देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन क्या है? एफ ई क्लेमेंट्स, सी सी पार्क, डी वी अगर, एस जे गूल्ड। क्या होगा सही उत्तर? तो ये मोनोक्लाइमेक्स का जो सिद्धांत है ये एफ ई क्लेमेंट्स ने दिया था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो इनके द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय जो है वो उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है। एक समुदाय का जो विकास होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। एक समुदाय जो होता है वो उच्चतम विकास के शिखर पर होता है, यानी उच्चतम विकास के स्तर पर होता है, शिखर पर होता है विकास के, और जो दूसरे समुदाय हैं वो उसी का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी को हम मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है? चार ऑप्शन है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, और डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जैव विविधता में सामान्यतः जितना भी प्रजातियों की विविधता होगी उतना ही जैव विविधता को समृद्ध माना जाता है, और इसी प्रकार से पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणियों की उपस्थिति होती है उसको हम जैव विविधता के रूप में परिभाषित करते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो कैटेगरीज होती हैं उसकी उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं और ये समुदाय क्या करते हैं? एक पूरे पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है, और ये संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? संकल्पना विटेकर के द्वारा दी गई थी, और उनके द्वारा सर्वप्रथम 1960 में ये संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। 1972 में इसको व्याख्यायित और परिवर्धित किया गया था, इसका विस्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से, या आर्द्र भूमि संरक्षण से? ये नाम जो है संख्या गलती से आ गई होगी, संख्या यहाँ पर नहीं है किसी प्रकार की प्रश्नों की, बिना संख्या की प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर कन्वेंशन संबंधित है। रामसर अभिसमय या कन्वेंशन कब किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर नाम कहां से आया है? ईरान के शहर के नाम पर
रामसर कन्वेंशन आया है, क्योंकि ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को ये रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षरित हुआ था। और प्रभावी कब से हुआ था? 21 दिसंबर 1975 से ये कन्वेंशन प्रभावी हुआ था। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत 1982 में इसका सदस्य बना था और इसी के तहत भारत में आर्द्र भूमियों का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का निर्धारण किया जाता है रामसर साइट के रूप में। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना कहां पर की है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई में की है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ की स्थापना चेन्नई में की है। चेन्नई के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में की है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल और जैव मंडल। जैव मंडल इसका सही उत्तर होगा। बाकी सब जैव मंडल में शामिल हो जाते हैं। बाकी जो सारी चीजें हैं वो जैव मंडल में शामिल हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी जैव मंडल पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। और जैव मंडल एक आधारभूत ग्रीन गृहीय तंत्र, बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक यानी बायोटिक एवं अजैविक यानी अबायोटिक 2 संगठक होते हैं जैव मंडल के। अन्य 3 विकल्पों के पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे और इस प्रकार से विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा, उसी के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरओ की परीक्षा में या अन्य जो यूपीपीसीएस की परीक्षा में है, और इसलिए पुराना प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन क्या है? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर और मलेशिया। तो इसमें सही उत्तर होगा सिंगापुर। तो फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की थी कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी और इसलिए इसका उत्तर सिंगापुर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्ण ऑप्शन क्या है आपके सामने? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन और चौथा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक विविधता, पौधों की सर्वाधिक डाइवर्सिटी आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही देखने को मिलेगी। इस बायोम के सभी क्षेत्रों में पौधों का जो जीवन रूप होता है और उनकी जो संरचना होती है उसमें एक समानता या समता पाई जाती है, लेकिन उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विविधता होती है, पर्याप्त डाइवर्सिटी होती है। ये जो बायोम होते हैं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं। अनुकूलतम दशाएं किस प्रकार से प्रदान करते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? मान लिया 0 डिग्री है विषुवत रेखा और ये ऊपर कर्क रेखा कितने पर होती है? 23.5 डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री पर। और मकर रेखा नीचे होती है 23.5 डिग्री पर। तो ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा का जो पूरा क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण का, ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ पर उच्च वर्षा की दशाएं होती हैं, तापमान की भी एक आदर्श स्थिति होती है, इसलिए इसमें पौध प्रजातीय व्यवस्था, जो पौध प्रजातीय स्थिति है वो सबसे ज्यादा समृद्ध पाई जाती है। और यही कारण है कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम है इसमें सर्वाधिक प्रजातियों की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी प्रजातियों की अवस्थिति भी देखने को मिलती है जिनसे कई तरह की मेडिसिन का निर्माण होता है। इसलिए उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनके संरक्षण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका संरक्षण प्रभावित होगा या इनकी संख्या कम होगी, इनकी प्रजातीय विविधता कम होगी, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है न केवल पूरे विश्व के एक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जो भविष्य में नई दवाइयां निर्मित होनी है उसकी क्षमताएं कम हो जाए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है? आपके सामने ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो एशिया में ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे ज्यादा विस्तार है। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले जो वृक्ष हैं वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती का मतलब क्या है कि वर्ष में कम से कम एक बार पत्तियां जरूर गिराते हैं, इनकी पत्तियां गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास यानी उनमें आने वाली कमी भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। दूसरा आपका कथन है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, दोनों कथन सही है तो और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। दूसरा कथन है, दोनों कथन सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, कथन सही है कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है आपके सामने कि कथन गलत है और कारण सही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि भारत में वन क्षेत्र का जो ह्रास है वो भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। तो ये संबंध आपको सीधे तौर पर दिखाई देता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? व्याख्या निश्चित रूप से ये करता है, क्योंकि अगर इनमें प्रत्यक्ष संबंध, एक प्रकार से नकारात्मक संबंध होता है जनसंख्या वृद्धि में और पर्यावरण ह्रास में, पर्यावरण में, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी पर्यावरण पर ज्यादा दबाव पड़ता चला जाएगा, एक नकारात्मक संबंध देखने को मिलता है। और यही कारण है कि भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई है वैसे वैसे पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ता चला गया है। तो सीधे तौर पर कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। भारत में वन क्षेत्र का जो ह्रास है उसमें आने वाली जो कमी है वो भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ने की स्थिति हमें देखने को मिलती है। चाहे कृषि हो, आवास हो, नगरीकरण हो, उद्योग हो आदि के विस्तार के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है और उसी के अनुरूप वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय हमें नकारात्मक संबंध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति यानी 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? वनों के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया था राष्ट्रीय वन नीति 1952 में? ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम वन। तो राष्ट्रीय उद्यान को वन की श्रेणी में, वन के संवर्ग में नहीं रखा गया था राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। वनों को, किस तरह के वनों को राष्ट्रीय वन नीति 1952 में रखा गया था, वन की श्रेणी में शामिल किया गया था? संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि यानी ट्री लैंड्स को शामिल किया गया था। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय वन, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो इस संवर्ग में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलोंग या वालपराई? तो सही उत्तर है वालपराई। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वालपराई को माना जाता है कि ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला नगर है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में? सही उत्तर है देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। इस प्रकार से ये ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, वर्ष 1991 में, और इस क्षेत्र में सबसे पुराना संस्थान है। अगर हम वनों के अनुसंधान के क्षेत्र में देखें, वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी भी घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा जिसको खांगचेंगजोंगा भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में क्या घोषित किया गया था? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और ये बैठक कब हुई थी? जुलाई 2016 में इस्तांबुल यानी तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी
निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़ चोटी। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में ये स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर इसकी ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको ये बताना कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय धुबरी। ये तीनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। अमनगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अमनगढ़ कहां पर है? जो जिम कॉर्बेट पार्क है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसका बफर क्षेत्र के रूप में आप अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को देख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। जो बाकी बाघ अभ्यारण्य वहां पर दिए हुए हैं वो सब मध्य प्रदेश में स्थित है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सौर ऊर्जा। वर्तमान में जीवाश्म ईंधनों के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे ज्यादा कहां से होती है? सौर ऊर्जा से होती है। 30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में जो टोटल संस्थापित क्षमता है भारत की विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की, उसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा है 16.9%। जल विद्युत ऊर्जा का, जिसमें दीर्घ जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित जो योजनाएं हैं और चाहे लघु योजनाएं हैं, उसमें इनकी जल विद्युत ऊर्जा की जो भागीदारी है वो 12.2% है। पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 10.4 है और परमाणु ऊर्जा की 1.8 है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? बायोडिग्रेडेबल है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा और रबर। तो आपको बताना है कि जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल कौन है? तो बायोडिग्रेडेबल है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और रबर प्राकृतिक रूप से जैव निम्नीकरणीय है, प्राकृतिक रूप से उसका एक डिकम्पोजिशन या आप कह सकते हैं कि अपघटन हो जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो ऑप्शन ए सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। दिसंबर 2084 की घटना है। भोपाल त्रासदी के नाम से इसको जानते हैं। यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो जहरीली गैस थी उसके रिसाव से बहुत ही व्यापक जनहानि देखने को मिली थी। लगभग 4000 व्यक्तियों की इसमें मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर रूप से इसमें पीड़ित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम या मछली। तो जैविक संसाधन कौन सा नहीं है? शुद्ध जल जैविक संसाधन के रूप में नहीं माना जाता है। जैविक संसाधन किस प्रकार के संसाधन होते हैं? जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त किए जाते हैं, यानी किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन से प्राप्त किए जाएं, पशु से प्राप्त किया जाए या इनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थों से प्राप्त किए जाएं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन्हें इसी वर्ग में शामिल किया जाता है क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। विघटित जैविक पदार्थों से ही बनने के कारण इनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जो शुद्ध जल होता है वो जैविक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1973, 1975, 1977 और 1979। 1977 इसका सही उत्तर है। 1977 में ही इसको लागू किया गया था। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ यानी एक बड़े समय में जो घटित क्रमिक परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय गत्यात्मकता या जनांकीय रूपांतरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनांकीय संक्रमण। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक इस प्रकार का सिद्धांत है जो समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए लगातार यानी क्रमिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के उन चारों स्तरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो राष्ट्रों में उनके सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ चलते हैं, उसके इर्द गिर्द गुजरते हैं। अगर हम इसके प्रथम चरण की बात करें तो ये जो चरण है ये विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। पहला चरण जनसंख्या का, जहां उच्च जन्म दर होती है
और मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होती है, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। जनसंख्या स्थिर क्यों रहती है? क्योंकि जितनी जन्म दर उच्च होती है जागरूकता न होने के कारण, उतना ही आप कहते हैं कि मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होती। तो यहाँ पर हमें जनसंख्या स्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है। द्वितीय चरण क्या होता है? विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जन्म दर तो ऊंची रहती है, किंतु भोजन की बेहतर उपलब्धता होती है, भोजन की आपूर्ति होती है, जन स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हो जाती हैं। इससे मृत्यु दर क्या होती है? निम्न होती है और जनसंख्या की वृद्धि होती है। तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण वो है जब जन्म दर भी कम हो जाती है। न केवल मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर भी कम होती है, लेकिन जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि पुराने समय का जो प्रजनन काल की जो जनसंख्या है वो अधिक होती है। पूर्व की जो पीढ़ियों की उच्च जनन क्षमता है उसके कारण जनन आयु समूह जो होता है, जो एक प्रकार से आप कहते हैं युवा आयु समूह है, उसकी उच्च संख्या होती है और उसके कारण जन्म दर में भी काफी अच्छी वृद्धि होती है और इस कारण से इसमें जनसंख्या वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि इसमें लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। चौथा चरण कौन सा है? यहाँ पर निम्न जन्म दर देखने को मिलती है, लोग जागरूक हो जाते हैं और मृत्यु दर भी निम्न ही देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उच्चतर सामाजिक और आर्थिक विकास इस बात को सुनिश्चित करता है और एक प्रकार से स्थिर जनसंख्या प्राप्त हो जाती है। और स्थिर जनसंख्या क्यों प्राप्त हो जाती है? क्योंकि लोग जागरूक भी होते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी होती हैं। तो कम बच्चे, जन्म दर भी कम रहती है और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर भी कम रहती है। तो एक स्थिर जनसंख्या की स्थिति प्राप्त होती है। इसमें जनसंख्या पहले चरण से अधिक स्थिर रहती है, क्योंकि पहले चरण में क्या था? लोगों को न तो जागरूक थे कि कितनी जनसंख्या, कितने बच्चे होने चाहिए, जिसका सही तरह से पालन पोषण किया जा सके, और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती होती हैं। तो वो तो एक मजबूरी की स्थिति होती है पहले चरण में, लेकिन ये एक विकास की स्थिति को प्रदर्शित करती है और इसलिए जनसंख्या के ज्यादा स्थिर स्थिति को प्रदर्शित करती है। आगे अगला प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो स्थायी जनसंख्या संरचना को कौन प्रदर्शित करता है? बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अभी हमने देखा स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर स्थायी जनसंख्या संरचना को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करती है और यही इसका उत्तर होगा। अभी हमने इसको विस्तार से समझने का प्रयास किया है। आगे प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने, युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जन्म नियंत्रण है। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में एक लेख लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के सिद्धांतों पर, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक ऐसे लिखा था, जहां एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख भी किया गया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए विवाह स्थगित करने का विवाह स्थगित करने को एक प्रमुख कारक माना था, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? जन्म नियंत्रण। तो अगर विवाह देरी से होगा, विवाह स्थगित होगा, तो जन्म पर भी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। माल्थस ने 1817 ईस्वी के संस्करण में विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर जन्म दर को कम करने के निरोधक उपाय यानी प्रिवेंटिव चेक्स द्वारा जन्म दर को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक प्रभावी उपाय के रूप में जन्म नियंत्रण को एस्टेब्लिश किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? अवर फ्यूचर अवर कंट्री, अवर कंट्री अवर सेंसस, पीपल ऑफ इंडिया अवर सेंसस, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो इसका सही उत्तर है अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो क्या नाम दिया गया था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी और अब भारत की 16वीं जनगणना कब होने जा रही है? वर्ष 2027 में। रेफरेंस डेट क्या है? 1 मार्च 2027 रेफरेंस डेट। तो जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर
और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। 4 ऑप्शन है आपके सामने 1911, 1921, 1941 और 1951। सही उत्तर क्या होगा? 1921 सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यानी भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 ही एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है, और ऋणात्मक कितनी रही है? -0.31% रही है। इसलिए वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, नागालैंड, केरल, सिक्किम और मणिपुर। नागालैंड इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि रही 2001 से लेकर के वर्ष 2011 तक, वो -0.6 रही है। वर्ष 2011 की जो जनसंख्या थी वो आप देख सकते हैं कि 19,78,502 थी, और 2001 की थी 19,90,036। इस प्रकार से जनसंख्या में आपको एक घटाव देखने को मिलता है, और जनसंख्या वहां की 11,534 कमी आई थी। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो निरंतर बढ़ा है जनसंख्या घनत्व। आप देखेंगे कि भारत में 1901 में जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वर्ष 2011 में बढ़कर के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, और जनसंख्या घनत्व में निरंतर बढ़ोतरी आप देखने को मिलेगी आपको। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। आप जानते होंगे बिहार इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो जन घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, हरियाणा में 573 है, पंजाब में जन घनत्व 551 है और तमिलनाडु में 555 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? आपको न्यूनतम बताना है जनसंख्या घनत्व। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली। तो केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं कि अब दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली को मिलाकर के एक बना दिया गया है, लेकिन ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत का न्यूनतम जन घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जन घनत्व वहां पर कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि अब केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल हो गए हैं, तो उनके भी आपको आंकड़े ध्यान में रखने होंगे नई परीक्षा के हिसाब से। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि 7 वर्ष से ऊपर की जो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से ही प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, और यही प्रभावी साक्षरता दर के अंतर्गत आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? मणिपुर, पंजाब, असम या मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में। मणिपुर में कितनी है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार? 79.2। कितनी है? 79, 79.2% है। पंजाब में 75.8%, असम में 72.2% और मध्य प्रदेश में 69.3% है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर्वाधिक 5 साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? भारतीय राज्य। केरल की अगर साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 94% आप देखेंगे, मिजोरम की 91.3% देखेंगे, गोवा में अगर आप देखें तो गोवा में 88.7% देखेंगे, त्रिपुरा में 87.2% देखेंगे और हिमाचल प्रदेश में 82.8% आप ये देखेंगे आंकड़े। अगर हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम। आपसे पूछा गया है न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, जहां पर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी दमन एवं दीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात है। 2001 एवं 2011 दोनों की ही जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात आपको दमन एवं दीव में देखने को मिलेगा, लेकिन दमन एवं दीव
के साथ अब दादरा एवं नागर हवेली को भी मिला दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश ये कर दिया गया है। पहले ये दोनों अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 2001 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव में लिंगानुपात कितना है? 710 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 618। तो देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और अगर हम देखें अनुसूचित जाति की संख्या वाले 5 प्रदेश देखें तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है और फिर आंध्र प्रदेश की स्थिति हमें देखने को मिलती है। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का कितना अनुमान है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में कौन-कौन से हैं? 575 मिलियन, 675 मिलियन, 750 मिलियन या 900 मिलियन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 575 मिलियन। वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी जो आबादी है वो वर्ष 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रकाशन विभाग की जो भारत 2018 है उसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जो उस समय शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय हुआ करता था, उसके आंकड़ों के तहत वर्तमान वृद्धि दर से भारत की जो शहरी आबादी है वो वर्ष 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और इतना ही अनुमान व्यक्त किया गया है। यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या के 2020 के 483.1 मिलियन से बढ़कर 2025 में 542.7 मिलियन और वर्ष 2030 में 607 मिलियन तक और 2035 में 675.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी आप देख सकते हैं कि यूएन हैबिटेट की जो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है उसमें वर्ष 2030 तक कितनी जनसंख्या बताई गई है? शहरी 607.3 मिलियन बताई गई है। आंकड़ों में थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सन 2001। कथन और कारण यहां पर दिए गए हैं। तो पहला जो कथन दिया है वो दिया है, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण इसमें दिया है, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो ये कथन सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही तरह से व्याख्या नहीं करता ना। शहरीकरण में वृद्धि हो रही है, इसके कारण थोड़ा ही वृद्धि हो रही है कि मोबाइल संप्रेषण, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें वृद्धि हुई है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। अगर आप भारत की जनसंख्या देखें तो वो कितनी हो गई है? आप जानते हैं लगभग 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है, जिसमें 377.1 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्ष 2001 से 10 लाख की नगरों की जो संख्या है वो 35 से बढ़कर के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हो गई? 53 हो गई है, जो सिद्ध करता है कि भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में एक तीव्र वृद्धि हुई है। भारत में मोबाइल का उपयोग वर्ष 1995 में से प्रारंभ होकर के 20 वर्षों में बहुत बढ़ा है। टेलीफोन नेटवर्क के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय दूरसंचार जो उद्योग है उसका अगर मार्च 2001 में टेली घनत्व देखें भारतीय दूरसंचार उद्योग का, तो उसका टेली घनत्व 2001 में 3.58% से बढ़कर के वर्ष 2015 में 78.13% और नवंबर 2022 में 84.61% हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष में जो नगरीय संख्या का सबसे कम प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश में है। कितना है? 10% है। ओडिशा में 16.7% है, झारखंड में लगभग 24% है और राजस्थान में 24.9% है। हिमाचल प्रदेश में देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो न्यूनतम है 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है? तो महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, 31.16%, 36.48%,
42.61% या 49.20%। तो सही उत्तर होगा 42.61% यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि 2011 की अगर जनगणना देखें तो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 377 मिलियन है, जिसमें लगभग 160 मिलियन जनसंख्या 53 महानगरीय परिक्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कितना प्रतिशत बैठता है? 42.61% बैठता है। ऑप्शन सी उसमें सही उत्तर हो जाएगा। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मेक्सिको में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में या भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोक नगरीय सातत्य के विचार को किस आधार पर विकसित किया गया? मेक्सिको के अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया है। फोक अर्बन कॉन्टिनम लोक नगरीय सातत्य के विचार को अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए उन्होंने मेक्सिको के मेरिडा, युकेटान और ग्रामीण मोया समुदायों का अध्ययन किया था बुनियादी तौर से। अगला प्रश्न है, रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत यानी कैरेक्टराइज्ड किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है लोक परंपरा के, अभिजात परंपरा के, वृहद परंपरा के और लघु परंपरा के। सही उत्तर होगा वृहद परंपरा के। क्यों होगा? रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक जो नगरीकरण है उसकी प्रक्रिया को वृहद परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शहरों के विचार को मुख्यतः प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपके सामने चार ऑप्शन है 17.50%, 18.50%, 18.90% और 19.05%। सही उत्तर क्या होगा? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.50% है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है? नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार कौन सा नहीं है? एक आधार आपको बताना है। उत्पादकता, अनुकूलतम जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता या समता। तो इसमें अनुकूलतम जनसंख्या सही उत्तर होगा। और इसका मतलब क्या है चलिए समझ लेते हैं। विश्व के नगरों की स्थिति पर एक रिपोर्ट है यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट। उसके अनुसार नगरों की जो समृद्धि है उसको निर्धारित करने का आधार उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, जीवन की गुणवत्ता, लाइफ क्वालिटी और समता इक्वालिटी आदि है, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या की जिस मात्रा से प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय या कुल उत्पादन या राष्ट्र में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। और इस अनुकूलतम जनसंख्या को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 19वीं सदी के अंत में हेनरी सिजविक ने अनुकूलतम जनसंख्या के विचार की एक प्रकार से नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो कथन है उसमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, इस पर विचार करना है। अभिकथन क्या है? नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण क्या है? विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन जो कथन है वो कारण की व्याख्या नहीं करता है। और ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विकासशील देशों में नगरीकरण अगर अपने आप में एक आंदोलन है, तब भी वो नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है और अपने आप में स्वतंत्र रूप से दोनों कथन सही है। औद्योगिकरण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अवधि है जो एक मानव समूह को कृषि समाज से औद्योगिकरण समाज में बदलती है। औद्योगिकरण की वजह से ही बड़े बड़े शहरों में विकास सामान्यतः देखा गया है। आधुनिक दौर में नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण सामान्य तौर से देखा करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में भी एक आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इससे विकासशील देशों में काफी परिवर्तन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से वो सही हो जाता है, लेकिन वो व्याख्या नहीं करता कथन की। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। यहाँ पर कथन क्या दिया गया है? पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है।
कारण पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। दोनों कथन सही है और ये व्याख्या भी करता है। व्याख्या क्यों करता है? उसी प्रकार के ऑप्शन है जिस प्रकार के ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। व्याख्या इसलिए करता है क्योंकि विकसित जो पश्चिमी देश है उसमें मुख्यतः मशीनीकृत नवीन तकनीक से कृषि की जा रही है, जो मुख्यतः पुरुषों के द्वारा की जाती है और महिलाएं काम की तलाश में कहाँ जाती हैं? नगरों में जाती हैं और इसलिए नगरों में उनकी उपस्थिति आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। नगरों में महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में अधिक है और इस प्रकार से दोनों कथन सही हो जाते हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। किस प्रकार से बताया है? ऑप्शन ए है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, बी है सत्ता की संरचना के आधार पर, सी है नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के आधार पर। इसमें ऑप्शन उपर्युक्त सभी के आधार पर, न केवल इसके आधार पर बताया गया है बल्कि सत्ता की संरचना के आधार पर, आय के साधन और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर सभी आधारों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। व्याख्या किस प्रकार से है? पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है टी.के. ओमेन। उन्होंने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए कौन से प्रतिमान अपनाए हैं? आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार को इन्होंने अपनाया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप। आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम स्तर पर कौन सी है? तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी की देखेंगे, यहाँ चारों राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर देखें तो चंडीगढ़ की साक्षरता दर 86% है, दादरा एवं नगर हवेली की कितनी है? 76.2%, दमन एवं दीव की 87.1%, लक्षद्वीप की 91.8% है। तो दादरा एवं नगर हवेली की न्यूनतम स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो पर्यावरण खंड से जुड़े हुए थे, जिसमें जनसंख्या का पार्ट भी शामिल था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हुई होगी और जो 27 जुलाई को आपकी परीक्षा होने जा रही है आरओ की, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।